तो चलिए सीधा इस एक्सप्लेनर की गहराई में चलते हैं और अंग्रेजी जबान की हैरत अंगेज मैकेनियात और फ्लुएंसी के उन दिलचस्प म्यारात को दरियाफ्त करते हैं। अंग्रेजी महज अल्फाज को जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये उसूलों और इस्तिस्ना की एक पूरी दुनिया है। आज हम रवानी की इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे। शुरुआत में फ्लुएंसी के पैमाने को समझेंगे, फिर इब्तदाई बुनियाद, इसके बाद दरमियानी दर्जे की बारीकियां और आखिर में आला दर्जे की महारत का जायजा लेंगे। पहला हिस्सा, रवानी के पैमाने को समझना, यानी जुबान में महारत को आखिर मापा कैसे जाता है। ये खाका कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस को बहुत शानदार तरीके से पेश करता है। ये एक मुकम्मल नक्शा है जो A1 और A2 के बिल्कुल इब्तदाई दर्जे से लेकर B1 और B2 की दरमियानी मंजिलों से गुजरता हुआ C1 और C2 लेवल के इंतहाई माहिर दर्जे तक के पूरे सफ़र को वाज़े करता है। दूसरा हिस्सा, इब्तदाई बुनियाद, जहां से जुबान के मैकेनिक्स की तामीर शुरू होती है। बेस कैंप यानी बिल्कुल इब्तदाई सतह से आगाज करते हैं। एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर सामने आता है वो ये है कि मोर बिग ग्रामर के लिहाज से आखिर गलत क्यों है। नए सीखने वालों के लिए ये जानना किसी चैलेंज से कम नहीं होता कि अल्फाज की बनावट के असूल तोड़े बगैर दो चीज़ों का सही तरह से मुवाजना कैसे किया जाए। असल में बात यह है कि जुबान की एक मखसूस ताल होती है। छोटे अल्फाज जिनमें एक या दो सिलेबल हों, उनके आखिर में बस ER का इजाफा होता है, जैसे कि लफ्ज़ बिगर। लेकिन अगर लफ्ज़ लंबा हो, यानी 3 या उससे ज़्यादा सिलेबल्स वाला, तो उसके शुरू में मोर लगाना लाजमी हो जाता है, जैसे मोर इंटरेस्टिंग। इन दोनों उसूलों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। और देखा जाए तो अंग्रेजी बाज़-औक़ात काफ़ी अजीब भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मनी यानी पैसा अंग्रेजी ग्रामर में हमेशा वाहिद और अनकाउंटेबल माना जाता है। यानी सम मनी कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैनी मनीज कहना कानों को बहुत अजीब और उसूलों के खिलाफ महसूस होता है। इसके बरक्स जो चीज़ें गिनी जा सकें, जैसे घर या लोग, वहाँ आराम से मैनी का इस्तेमाल होता है। यहाँ एक और सख्त उसूल भी मौजूद है। ए और एन के दरमियान इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अगले लफ्ज़ की इब्तिदाई आवाज़ पर मुनहसर है, उसके स्पेलिंग पर नहीं। यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ के साथ ए और वावल की आवाज़ के साथ हमेशा एन लगाना पड़ता है। तीसरा हिस्सा, दरमियानी दर्जे की बारीकियां, जहां बात सिर्फ लफ्जी तर्जमे से काफ़ी आगे निकल जाती है। जब कोई B1 और B2 लेवल पर पहुंचता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि हर लफ्ज़ का सीधा सीधा तर्जुमा नहीं चल सकता। कोलोकेशंस को ही देख लें। अगर किसी की बात तवज्जो से सुननी हो तो अंग्रेजी में तवज्जो फेंकी नहीं जाती, बल्कि उसे पे किया जाता है, यानी पे अटेंशन, क्योंकि ये अल्फाज का वो जोड़ा है जो सदियों से यूं ही साथ बंधा हुआ है। इस दर्जे पर ईडियम्स यानी मुहावरों को डीकोड करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बीटिंग अराउंड द बुश को ही ले लें, इसका किसी झाड़ी या दरख्तों से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है असल बात से गुरेज करना और बातों को गोल मोल करना। मॉडल वर्ब्स का रवैया तो और भी ज़्यादा सख्त होता है। मस्ट, कैन और माइट जैसे अल्फाज अपने साथ इन्फिनिटिव यानी टू को किसी सूरत कबूल नहीं करते। इसीलिए यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क ग्रामर की रूह से बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके दरमियान टू लगाना एक बड़ी गलती तस्वुर की जाती है। जब कोई काम बजाते खुद जुमले का असल मौजू बन जाए, मिसाल के तौर पर प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो दरमियानी सतह के बोलने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो जेरेंड का इस्तेमाल करें। आसान लफ्ज़ों में फेल के आखिर में ING लगाकर उसे इस्म में तब्दील कर दिया जाता है, ताकि जुमले का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रहे। चौथा और आखिरी हिस्सा, आला दर्जे की महारत का हुसूल और ज़बान के वो असूल जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। अब हम लिसानी महारत की बिल्कुल चोटी पर हैं। ज़रा इस सवाल पर गौर करें कि क्या चीज़ मौसम को महज गर्म से बॉयलिंग बना देती है। माहिर बोलने वाले गुफ्तगू में शिद्दत और जज्बात पैदा करने के लिए इंतहाई पुरअसर और बाज़ औक़ात मुबालगा आमेज़ अल्फाज चुनते हैं, और साथ ही अपनी बात की तस्दीक करवाने के लिए वो निहायत बारीक ग्रामेटिकल टैग्स का भी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। एक दुरुस्त क्वेश्चन टैग बनाने का असूल यह है कि मुस्बत बयान के साथ हमेशा मनफी शक्ल में एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब लगाया जाता है, जैसे इज़न्ट इट। इसका मकसद सिर्फ सच्चाई की तस्दीक करना होता है। मुस्बत जुमले के साथ मुस्बत टैग लगा देना ज़बान की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। तो इस टाइमलाइन में सबसे अहम मरहला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर मुकम्मल अबूर हासिल करना है। ये किसी जारी अमल को, जैसे कहीं रिहाइश पजीर होना, मुस्तकबिल के एक मखसूस वक्त तक बहुत दुरुस्ती के साथ मैप करता है। ये वो जगह है जहां जुबान वक्त की बारीकियों को निहायत उम्दगी से बयान करती है।
ایڈوانسڈ لیول پر مخصوص فریزل وربز کو یاد رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہاں محض ایک چھوٹی سی پریپوزیشن پورے فعل کا مطلب ہی الٹ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر پین کے ساتھ آؤٹ لگا دینے سے اس کا مطلب کامیابی سے آگے بڑھنا ہو جاتا ہے، اور کک کے ساتھ آف کا مطلب کسی چیز کی شروعات کرنا بن جاتا ہے۔ ذرا اس جملے کی ساخت کو دیکھیں۔ ہیونگ کو پاسٹ پارٹیسپل کے ساتھ ملا کر ماہر بولنے والے بڑی روانی سے یہ بتاتے ہیں کہ ایک پیچیدہ عمل دوسرے عمل کے شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جو گفتگو میں بڑی گہرائی اور پختگی لے کر آتا ہے۔ یہاں سچ اور سو کے سخت فرق پر بھی غور کیجیے۔ سچ کا لفظ خاص طور پر ناؤن فریزز کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس لیے سچ این انسپائرنگ انڈیویجول کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سو کا استعمال صرف اکیلے ایڈجیکٹیوز یا ایڈوربز کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ سو انسپائرنگ۔ یہ ایک اور بہت دلچسپ فرق ہے۔ ابتدائی سطح پر لوگ لفظ however کو صرف دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب عموماً لیکن یا مگر ہوتا ہے، لیکن زبان کے ماہرین اسے جملے کے شروع میں ایک طاقتور ایڈورب کے طور پر لاتے ہیں، جس کا وسیع مطلب ہوتا ہے چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ بالآخر C2 یعنی اعلیٰ ترین مہارت کا سارا دار و مدار انہی مخصوص کولوکیشنز کو بالکل درست، فطری اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ادا کرنے پر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی عدالتی کارروائی میں ایک جوری فیصلے تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ریچ اے ورڈکٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی اور لفظ استعمال کرنا قطعی غیر فطری محسوس ہوتا ہے۔ اور ان تمام اصولوں کو جاننے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اس لسانی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب زبان قواعد اور اصولوں کی ایک سخت فہرست سے نکل کر ہمارے ذہن کا ایک لاشعوری، قدرتی اور فطری حصہ بن جاتی ہے؟ یہ ایکسپلینر یقیناً انسانی ابلاغ کی اس پیچیدہ اور خوبصورت دنیا کی قدر کرنے کی ایک شاندار دعوت ہے۔